हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डायरेक्टली कांस्टेंट क्या होता है और रिलेटिविटी। ठीक है, तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। आज का क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स। ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो हमने निकाली फोर्स विद टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस में जो चार्जेस रेस्ट में हैं, जो तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात होगी ऑब्वियसली, तो दो पॉइंट चार्जेस होंगे, उनके बीच में हमने फोर्स निकालनी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है उसकी मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को क्या पड़ेगा, कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं, लेट अस कंसीडर कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली में 3 डायमेंशन में होता है। यहाँ पे लेट इट बी आपका ओरिजिन है, ठीक है। ये आप लोगों का एक्स है, ये आपका वाई है, और ये आपका क्या है, लेट इट बी जेड है। अब आपने यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस को लेना है, ठीक है। एक आपने लेट कर लिया, आपने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया, लेट इट बी एक चार्ज ले लिया Q1, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, लेट इट बी, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट आपका ए है। यहाँ पर आपने चार्ज ले लिया Q1, और एक और हम ले लिए यहाँ पे पॉइंट बी पे चार्ज ले लिया Q2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को मीट करवा देना है बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक। हमने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करवाना है बाय स्ट्रेट लाइन। लेकिन कहाँ पे हम ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। अब इन दोनों को, क्योंकि बात में आपको बताने जा रहा हूँ पोजीशन वेक्टर, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाना है टू द ओरिजिन। आपने यहाँ पे भी इसको ज्वाइन करवा दिया और यहाँ से इसको ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो अब देखिए, और क्योंकि ओरिजिन से है ना यहाँ से, तो यहाँ से ऑब्वियसली कुछ इस तरह का कंसेप्ट होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअली में जो डिस्टेंस होता है ना, किसी ओरिजिन से लेके किसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से लेके कहाँ तक, किसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये अगर r1 है तो ये आपका क्या होगा, r2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर फोर्स इंप्लीमेंट होगी दैट शुड बी F12, क्योंकि फोर्स है किसके ऊपर, चार्ज Q1 के ऊपर, किसकी वजह से, चार्ज Q2 की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स होगी दैट शुड बी इक्वल टू F21। फोर्स है कहाँ पर, फोर्स कहाँ पर है, चार्ज Q2 पे, किसकी वजह से, चार्ज Q1 की वजह से। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जो वेक्टर, क्योंकि अब आप लोगों को फोर्स निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आप लोगों को एक फोर्स निकालनी है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखा होगा आपने, आपको F12 निकालना था। अब दोनों में से एक फोर्स निकालेंगे, तो बाद में सिमिलरली लिख देंगे, क्योंकि अगर हम 1 2 की फोर्स निकाल रहे हैं तो अगर जो F21 होगी ऑब्वियसली क्या होगा, जहां 1 है वहां 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें F12 फोर्स, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1। अगर हम चार्ज Q1 पे रखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा R21, जो कि ये R21 का मीनिंग क्या है, ये पॉइंट कर रहा है, कहाँ से कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है Q2 टू Q1, ठीक है। दिस इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। और जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट कर लो वो कितना है, R, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, R। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो बेटा, F12 का मीनिंग क्या होगा, होगा 1/4 क्लियर है। Q1 भी आएगा, Q2 भी आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर भी आएगा। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है r, तो इसका स्क्वायर आएगा। लेकिन अब बात वेक्टर फॉर्म की हो रही है, तो वेक्टर फॉर्म के केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 को डायरेक्शन, 1 2 की डायरेक्शन में देखो, 1 2 की डायरेक्शन आप लोगों को दिख रही होगी इस तरह। तो ये इसको, इस फोर्स को कोई डायरेक्शन दे रहा है, ये यूनिट वेक्टर, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर को r21 को रखा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, r21। अब बच्चों यहाँ पर हमने आप लोगों को क्लास 11 में ट्रायंगल लॉ के बारे में बताया था। ट्रायंगल लॉ क्या था, ट्रायंगल लॉ में जो सिमिलर साइड थी उनका एडिशन होता था,
ऑपोजिट साइड्स के इक्वल। अब यहाँ पे देखो मैं ट्राइंगल आर को तो इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आर को, यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड करने लगा हूँ। इसके पीछे रीजन है, ठीक, क्यों मैंने ऐसा किया बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे जो F12 है, क्योंकि मुझे ट्राइंगल आर को इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे हर एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको इसकी वैल्यू भी चाहिए Q1, R की वैल्यू भी चाहिए, और आपको R इंटू R21 की वैल्यू भी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मुझे इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, लेट कर लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर ट्राइंगल आर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल आर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, तो अब इनकी वैल्यूज को r और r इंटू R21 की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज द ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ में आप लोगों को पता था, यहाँ पर ट्राइंगल लॉ क्या था, कंसेप्ट क्या था ट्राइंगल लॉ का, कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पर एक वेक्टर a है, ठीक है, और यहाँ पर उसी डायरेक्शन में वेक्टर b है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा दैट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, तो आप जो आपका r था दैट शुड बी, r क्या था, r आपका जहाँ पर जो रिजल्टेंट था वो क्या था, r इज इक्वल टू a प्लस b वेक्टर। कुछ इस तरह का कंसेप्ट था ऑन ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन, कि अगर ये दोनों की मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और r इन सेम डायरेक्शन, तो जो जॉइनिंग लाइन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो अब इसको देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमारे पास देखेंगे इन यूजिंग ट्रायंगल लॉ, triangle law of vector addition, ठीक है। हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन कहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC। ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है, वहां पे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने लगे। तो सेम डायरेक्शन में कौन कौन है आपके पास, देखिए क्या है, यहाँ पे OB बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, प्लस आपके पास है BA, ठीक है, OB BA डायरेक्शन इज इक्वल टू, इसका मतलब इट मींस कि रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है OE इज इक्वल टू OE। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत क्लियर है, हमारे पास गिवन है यहाँ पर कुछ चीजें, देखिए क्लियरली एज पर फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो OA वेक्टर है ना, वो आपका R1 पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, अगर ओरिजिन से लेके किसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है दैट्स रेफर टू बी पोजीशन वेक्टर। R1 OB कितना है, OB हमारे पास OB हमारे पास है R2। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्लियर है कि जो हमारे पास यहाँ से BA मिलता है, BA आपको मिलेगा OA माइनस OB, तो आपको यहाँ से BA वेक्टर जो मिला दैट शुड बी R1 माइनस R2, ये हमें BA मिला, ठीक है, ये हमें क्या मिला B। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूज करनी है वैल्यू, लेकिन अब अगर हम BA की बात करें, मुझे BA का मीनिंग नहीं पता, अगर मैं BA का मैग्नीट्यूड लेता हूँ ना, इतना मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड B से लेके A कितना है R, और उसकी वैल्यू आती है मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए थी R इंटू R21 की। तो देखो उसके लिए कंसेप्ट देखो, सिंस आप लोगों को इतना पता है कि भाई यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर आप ऑलवेज किसका होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, याद करिए ये यूनिट वेक्टर कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर है R21, क्या है R21। तो R21 में बेटा हमारे पास वेक्टर क्या है, वेक्टर हमारा BA है, ठीक है, और नीचे आएगा BA का मैग्नीट्यूड। तो जब यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट हुआ तो आपने क्या देखा, आपने देखा R21 इज इक्वल टू BA तो मुझे पता है BA दिख रहा है, लेकिन BA का मैग्नीट्यूड कितना है, देखिए B से लेके इधर कितना डिस्टेंस है R, तो हमारे पास BA का वैल्यू मिल गया, R इंटू R21। हम यहाँ पे इस इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू को इंप्लीमेंट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ से मिला therefore R इंटू R21, इट मींस ये BA की वैल्यू है इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास R इंटू R21 था, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये वैल्यूज मिल गई।
अब हम इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास एक वैल्यू नहीं रही, वो है हमारे पास r की वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या करेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लीजिए। तो जब दोनों साइड मैग्नीट्यूड लोगे ना तो बहुत क्लियर है बेटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है 1, तो r मिल जाएगा r1 माइनस r2, ठीक है। तो ये बिकॉज ऐसा हुआ क्योंकि r2 1 का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब आप सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करिए, पुट इन फर्स्ट यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। इसलिए r आपको मिल जाएगा, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी, देखो फर्स्ट टर्म्स f12 है ना, ये थी हमारे पास 1/4 q1 q2 r क्यूब था, क्लियर, r क्यूब था, और हमारे पास यहाँ पर था r इंटू r2, r से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर f12 की वैल्यू मिल गई आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2, r की वैल्यू बेटा पुट करो, r क्या है r1 माइनस r2 का होल क्यूब, ये मॉड का क्यूब आएगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी थी r इंटू r2 1 की, वो कितनी है r1 माइनस r2। तो बेटा ये दिस इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर, लेकिन अब हमें हमारे पास फोर्स आई है ये वाली 1 2, तो इसलिए मैंने पहले ही बताया था एक फोर्स को आपने निकालना है, दूसरी फोर्स खुद ब खुद निकल जाएगी। तो देखिए दूसरी फोर्स कैसे निकलेगी, आपने इसी को लिखना है, आपने इसी को लिख देना है यहाँ पर, सिमिलरली आप लिखोगे सिमिलरली यहाँ पे जो F21 होगा दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब Q1 Q2 तो रहेगा ही रहेगा, नीचे आपने इंटरचेंज कर देना है, यहाँ पर आपका 1 है वहाँ पर 2 कर देना है, और जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1 कर देना है, r2 माइनस r1। तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया, दोनों की दोनों फोर्सेस हमने निकाल दी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस in terms of their position vectors।